हेलो एवरीवन। तो जैसा आप सभी का डिमांड था कि मैं 2011 से लेके 2024 तक की प्रैक्टिस सेट को कराइए, तो देखिए हम आपको आज 2011 की जो प्रैक्टिस सेट है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2011 से लेकर 2024 तक कराएंगे। तो आप सभी 2011 से लगभग 2024 तक का अगर प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आप लगभग 60 नंबर में से 50 से 55 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो ये आपकी जो प्रैक्टिस सेट है डेली चलेगी। आज हम 2011 का करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट में लगभग आपको 60 क्वेश्चन होता है, तो आज हम थोड़ा कम क्वेश्चन करेंगे और कल से हम एक प्रैक्टिस सेट में लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो जो एक प्रैक्टिस सेट है वो 2 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। 2011 के बाद हम 2012 का लेकर चलेंगे, मतलब ऐसे हम कंटिन्यू आपको लेकर चलेंगे, तो इस हिसाब से करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि आप जब भी प्रैक्टिस सेट किया करिए, नंबरिंग किया करिए 1 2 3 4 5। उसके बाद आप अपना उत्तर दिया करिए और उसके बाद जब मैं अपना उत्तर बताती हूँ, अगर आपका उत्तर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। अगर हमने आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाया है तो 10 में से देखिए कि आपने कितना सही किया है। आप लगभग 8 क्वेश्चन सही करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। अगर आपके 8 क्वेश्चन नहीं सही होते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को बार बार करिए और आप 8 क्वेश्चन लाने की कोशिश, मतलब 8 नंबर लाने की कोशिश करिए। एक बार में नहीं होता है, 2 बार में नहीं होगा, तीसरी बार में तो ये कन्फर्म है कि आप 8 नंबर ला ही सकते हैं। 8 के आप 10 में 10 ला सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। देखिए ये प्रैक्टिस सेट करने का तरीका था, इसलिए हम आपको इस तरीके से बताए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं। ऑप्शन बी है एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार। ऑप्शन सी है एक मॉल जो उत्पाद बेचता है। ऑप्शन डी है कि एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं। तो आप सभी अपना उत्तर बताइएगा कि उत्तर क्या होगा। इसके बाद हम आपको उत्तर बताएंगे और इसे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले ध्यान से पढ़िएगा कि बाजार शब्दावली की व्याख्या क्या करता है, मतलब बाजार होता क्या है, ये इस तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि एक स्थानीय जगह, मतलब एक ऐसा जगह होता है जहाँ उद्योग स्थापित करने की क्या होती है, अनुकूलित या मतलब प्रेरक स्थितियां होती हैं, उसी को हम बाजार कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप मॉल में कोई सामान बिक रहा है उसे बाजार कह दें। अगर किसी बगीचे में एक मॉल खड़ा कर दीजिए, क्या आप उसको बाजार कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या किसी एक कॉर्नर में आप एक दुकान कर दीजिए और उसमें वस्तुएं बेचिए, क्या उससे बाजार कर सकते हैं? नहीं। आपके लिए इसके लिए एक स्थान होना चाहिए, एक ऐसा जगह होना चाहिए जहां पर क्या हो, अनुकूलित और प्रेरक स्थितियां हो, मतलब कि चीजें बिके। अब एक बगीचे के कॉर्नर में कर देंगे तो क्या आपकी चीजें बिकेंगी? नहीं बिकेंगी। तो इस तरीके से इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधि नहीं है। देखिए नहीं पूछा है, नहीं का आप सभी ध्यान दिया करिए, ठीक है। ऑप्शन ए है कृषि, बी है व्यापार, सी है मछली पालन, डी है खनन। क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी कि प्राथमिक गतिविधि कौन सी नहीं है। 3 ऐसे हैं जो प्राथमिक गतिविधि है, एक ऐसा है जो प्राथमिक गतिविधि नहीं है। तो उत्तर बताइए क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं, आपका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैसे होगा, देखिए प्राथमिक गतिविधि यह कैसे नहीं होगा। जैसे देखिए पहले हम कृषि करते हैं, उसके बाद हम इसे बेचते हैं बाजारों में। पहले हम क्या करते हैं, मछली पालन करते हैं, तभी इसका हम व्यापार करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, व्यापार आता है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, खनन करते हैं, फिर उन चीजों को बाजार में ले जाकर उसका व्यापार करते हैं। लेकिन व्यापार को हम पहले नहीं करते हैं, पहले कोई चीजें हम क्या करते हैं, उत्पाद करेंगे, तभी हम व्यापार को करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम मछली पालन कर लिए तो मछली का उत्पाद कर लिए, तभी हम व्यापार करेंगे। कृषि कर लिए, कृषि का उत्पाद कर लिए, तभी हम व्यापार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा कि हम दूसरे नंबर पे व्यापार करते हैं। बाकी कृषि करना, मछली पालना और खनन करना, ये हमारी प्राथमिक विधि मतलब सारी प्राथमिक गतिविधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए यहाँ पर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेंगे ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए व्यापार क्या होता है, हमारा प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। अभी हमने आपको बताया यहाँ पर कि व्यापार हमारा प्राथमिक गतिविधि नहीं है। देखिए आपका जो अर्थव्यवस्था होता है, अर्थव्यवस्था को हम क्या करते हैं, 3 क्षेत्र में बांटते हैं। पहला क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्या है, द्वितीय क्षेत्र, तीसरा है तृतीय क्षेत्र। इसे हम 3 क्षेत्र में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो पहले में आपका आ गया जैसे कृषि करना हो गया, मछली पालना हो गया, खनन करना आ गया, ठीक है। दूसरे में क्या हो गया, निर्माण करना हो गया, विनिर्माण हो गया, उद्योग हो गया। तीसरे में क्या आ गया आपका, बैंक आ गया, बीमा आ गया, आदि। तो इसे आप याद रख लीजिएगा। आपसे अभी अगर इसमें देखिए तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि PHC का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है पब्लिक हेल्थ कोड, ऑप्शन बी है पब्लिक हेल्थ सेंटर, ऑप्शन सी है पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी है प्राइवेट हेल्थ सेंटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा क्या होगा, आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो देखिए PHC, पी का मतलब होता है आपका पब्लिक, सी का एच का मतलब होता है हेल्थ और सी का मतलब होता है सेंटर। यहाँ पर देखिए सब चीजें तो PHC से ही है, लेकिन इसका जो मेन अर्थ होगा वो होगा पब्लिक हेल्थ सेंटर। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा कि पब्लिक हेल्थ सेंटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका कि यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर में, पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है 3 बजे, ऑप्शन बी है 3:30 बजे, ऑप्शन सी है 2 बजे, ऑप्शन डी है 2:30 बजे। तो ये आपको भारतीय मानक निकालना है। आप निकाल कर बता सकते हैं, नहीं अभी हम आपको निकाल कर बताएंगे। तो चलिए उत्तर बताइए क्या होगा। तो देखिए अगर 10 बजे हैं तो यहाँ पर क्या कितना बजेगा, 3:30 बजेगा। अब आइए हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं कि कैसे 3:30 बजेगा आपका। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। देखिए यहाँ होता क्या है कि जो आपका लंदन का मानक समय होता है और भारतीय मानक समय होता है, उसके बीच, उसके समय के मध्य में क्या होता है कि 5.5 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का, इसको आपको ध्यान रखना है कि लंदन के मानक समय और भारतीय मानक समय में कितने का घंटे का अंतर होता है, 5.5 घंटे का अंतर होता है। अब देखिए भारत का जो मानक समय है लंदन के मानक समय से क्या है, आगे होता है। क्यों आगे होता है, क्योंकि 5.5 घंटा क्या है, अंतर है। तो भारत का मानक समय किससे आगे होता है, लंदन के मानक समय, मतलब लंदन के आपका पीछे है। अब लंदन में कितना बज रहा है आपका, 10 बज रहा है, ठीक है। अब जब लंदन में 10 बज रहा है तो भारत हमारा कहाँ है, 5.5 घंटे आगे है। तो 5.5 घंटे इसमें हम प्लस कर देंगे तो कितना बचेगा वो आप जोड़ सकते हैं। देखिए 10 1 घंटा करेंगे तो 11 बज जाएगा, फिर प्लस 1 घंटा करेंगे तो 12 बज जाएगा, फिर प्लस 1 घंटा करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए 13 14 15 भी आप कर सकते हैं, तो आपका 1 बज जाएगा, फिर 1 घंटा करेंगे तो 2 बज जाएगा, फिर 1 घंटा करेंगे तो 3 बज जाएगा, मतलब 5 घंटे हम जोड़ लिए, प्लस आधा घंटा आप जोड़ लेंगे तो 3:30 बज जाएगा। मतलब आपको जितना भी समय दिया रहेगा, जैसे भी यहाँ 10 बजे दिया है, इसके बाद अगर आपको यहाँ पर अगर 12 दे दिया तो भी इसमें क्या करेंगे आप 5.5 घंटा जोड़ देंगे। मतलब अगर इस तरीके के सवाल आते हैं बस उसमें आप 5.5 घंटा प्लस कर देंगे, आपका जो उत्तर है वो निकल कर आ जाएगा कि कितना बचा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या कुछ निर्देश दिया गया उसको पढ़िए। किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले 2 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। अनुच्छेद को पढ़ना है, उसके बाद आपको उत्तर चुनना है। तो चलिए हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं। देखिए 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधार के लिए चढ़ बढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताब लिखी। उन्होंने क्या लिखी, किताब लिखी। आगे देखते हैं। पत्रिकाएं निकाली उन्होंने, ठीक है, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले और महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से भी महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। सभी समुदायों की महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने
आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसी से क्वेश्चन आपका नीचे बनेगा, ठीक है। परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। अब आपने ये पढ़ लिया, अब आगे इसका हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है। ऑप्शन ए है कि स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदायों से अनेक महिलाएं आगे आईं। ऑप्शन बी है कि महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी है महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। ऑप्शन डी है अब महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों सहित अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज उठाई। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि गलत पूछा गया है, तो आपको ये उत्तर बताना है कि इसमें से गलत कौन है। 3 ऑप्शन आपके सही है, 1 ऑप्शन आपका गलत है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। कैसे होगा, देखिए जहाँ इतने में जितना भी अपने पैराग्राफ पढ़ा उसमें से सारी महिलाओं को सराहा ही गया है, इसमें नहीं गया दिया थे महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। ऐसा तो नहीं है, जो आपने ये पढ़ा इसमें महिला के लेखन को भी सराहा गया है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, गलत होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए उसी सारांश से आपको क्वेश्चन लिया गया है, तो उसी सारांश से आपको उत्तर भी देना है जैसा आपने पढ़ा। अगर आपको सारांश ना समझ में आए तो इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा आप सभी, ठीक है। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मतलब आपने सारांश पढ़ा, उसमें से सबसे बेहतर निष्कर्ष क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं। ऑप्शन ए है स्त्रियों और पुरुषों को लेन देन की नीति का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ऑप्शन बी है भारतीय महिलाएं अपने भाषणों द्वारा अनेक लोगों को आंदोलन में शामिल कर सकती थी। ऑप्शन सी है राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। ऑप्शन डी है स्त्रियों की भागीदारिता स्वतंत्रता संघर्ष और अधिक आकर्षक बनाएगी। तो इसमें सबसे बेहतर निष्कर्ष आपको क्या लग रहा है, आपको ये उत्तर देना है। तो आप सभी फटाफट से उत्तर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख ही लेते हैं, जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। कि यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलवाने में समर्थन भी मांगा था और वादा भी उनसे किया था कि उन्हें वोट देने का हम अधिकार दिलवाएंगे। कब दिलवाएंगे, स्वतंत्रता के बाद दिलवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, क्या कहलाती है। देखिए जो संरचना व्यवहार की एक प्रणाली है जिसमें पुरुष क्या करता है, स्त्री पर अपनी क्या दिखाता है, प्रधानता दिखाता है। तो ये तो प्रचलन आज भी है कि हर पुरुष चाहता है स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाना। तो यही जो उत्पीड़न है ये एक शोषित करने जैसा है स्त्रियों को, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है फांसीवाद, बी है राजतंत्र, सी है पितृसत्तात्मक, डी है पदानुक्रमिक। तो देखिए आप सभी देख रहे होंगे कि आजकल भी यही चल रहा है। तो अभी मोदी जी ने जो आपके आधार कार्ड नहीं, जो आपके राशन कार्ड से उस पे जो घर की महिलाएं हैं उनको मालकिन बना दिया गया है, आप सभी को पता है, ठीक। तो अब यहाँ पर आपको कौन सा सत्तात्मक चल रहा है, तो मातृसत्तात्मक चल रहा है, ठीक है। अब यही जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे पुरुष अगर स्त्री पर प्रधानता दिखाएगा तो पितृसत्तात्मक हो जाएगा, अगर ये स्त्री पुरुष पर प्रधानता दिखाती है तो आप मातृसत्तात्मक समझ सकते हैं, ठीक है। तो मातृसत्तात्मक हमें कहने के लिए बस आता है, लेकिन आज भी यही प्रचलन है कि हर पुरुष हर महिलाओं पर अपनी प्रधानता दिखाने की कोशिश करता है और दिखाता भी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे हैं जो नहीं दिखा पाते हैं, तो सबको आप
इंक्लूड मत करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है। ऑप्शन ए है कि राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। बी है कि प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। सी है ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। ऑप्शन डी है प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। प्रशस्ति होता क्या है इसके बारे में आपको बताना है, मतलब गलत है इसके बारे में, गलत क्या है ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो यही गलतियां हमसे होती हैं और हम वहां पर हमें आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो प्रशस्ति होती है वो राजा द्वारा आपका कभी नहीं लिखा जाता था, ठीक है। तो ये गलत है, वो राजा के बारे में लिखा जाता था, राजा का इतिहास लिखा जाता था, ये सब चीजें, लेकिन वो राजा खुद नहीं लिखते थे, प्रशस्ति लिखने वाले होते थे, कवि विद्वान, ये सब उनके द्वारा लिखी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, गलत होगा, बाकी तीनों सही होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। सी है जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त करने हेतु अभिप्रेरित करना। डी है चूंकि व्यक्ति अपने व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना। तो उत्तर क्या होगा, देखिए सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो हम उत्तर देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इसका सामाजिक विज्ञापन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप विज्ञापन द्वारा आप साइटों पर क्या करें, विज्ञापन करें किसी भी चीज का, किसी भी लाभ के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमानों पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद और चर्चाओं को सुगम बनाया। ऑप्शन ए है रंगमंच, बी है चलचित्र, सी है रेडियो, डी है पत्रिकाएं। कब पूछा है, 19वीं शताब्दी में पूछा है, 19वीं शताब्दी के दौरान में। तो 19वीं शताब्दी के दौरान में आपका क्या चलता था, तो 19वीं शताब्दी के दौरान में आपका पत्रिकाएं चलती थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ये लगभग आपके रहे 10 क्वेश्चन। तो आज हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आज आपकी पहली क्लास थी। कल से जो हमारा है वो आपका लगभग 20 से 30 क्वेश्चन चलेगा। तो आज आप सभी में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं और आपको किस तरीके की वीडियो लगी है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको आगे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए ये भी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो उस तरीके से हम आपको कल से जो भी क्लासेस होंगी आपको देंगे। तो आज के लिए बस इतना करते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।